हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएससी जो था, मतलब शॉर्ट रन एवरेज कर्व जो थे, ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे। या बेसिकली हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, इसके रिलेशन के बारे में भी पढ़े थे। और उसका एग्जाम्पल ही मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को लगा होगा आई सपोज, ठीक है, सूरज एंड दीपू अनरोमांटिक डेट, ठीक है। तो वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सारी कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से लास्ट क्लास में एक बार क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए है, ठीक है। तो हमारा शॉर्ट रन की जो कॉस्ट थी वो तो लास्ट क्लास में खत्म हो गई थी, ठीक है, उनकी रिलेशनशिप्स वगैरह भी खत्म हो गई थी। एक छोटा सा पार्ट बचा है कॉस्ट का, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट, वो कौन सा पार्ट बचा है कॉस्ट का? वो बचा हुआ है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। मतलब जो लॉन्ग रन होता है, मतलब दो पीरियड्स है, हमने एक पीरियड की बात करें, शॉर्ट रन पीरियड की बात करें। शॉर्ट रन पीरियड में हमने बोले लॉसेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, सारी चीजें वहां पे हमने टटोल के देख लिए। बट अब बात आती है लॉन्ग रन की, तो क्या लॉन्ग रन में हम किस तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है, लॉन्ग रन में किस तरीके से हमारी कॉस्ट रहेंगी, तो वो सारी चीजों के बारे में अब हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को एक जो एलएसी है, मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट जो है कब, उसके बारे में हमको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। सो विल डिस्कस विद दिस द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, बट इजी है। LAC, a long run average cost curve denotes LAC curve depicts the functional relationship between output and the long run cost of production। बेसिकली यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड जो आउटपुट है उसके बीच में ये LAC क्या करती है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है। मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी लॉन्ग रन में अगर तुम काम कर रहे हो तो तुमको कितना खर्चा लग रहा है माल बनाने का, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड जो आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप आउटपुट बना रहे हो, ठीक है, वो आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आउटपुट जो बना रहे हो, उसके एंड ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बीच का जो आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। अब ध्यान से सुनना यार, यहाँ पे एक चीज अब पहले दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हम अब लॉन्ग रन में आ गए। और जब लॉन्ग रन की हम बात करते हैं, लॉन्ग रन में देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लॉन्ग रन में आप फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। फिक्स्ड और वेरिएबल आपका एक ही है। आपको फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या, दोनों एक ही बात होगी। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं तो लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, तो इन लॉन्ग रन, ठीक है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज अ वेरिएबल एंड हेंस द कॉस्ट इज वेरिएबल। सो बट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि लॉन्ग रन की अगर हम बात कर रहे हैं तो लॉन्ग रन में बट ऑब्वियस है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल लगेंगे, कोई भी फिक्स्ड नहीं लगेगा। सो इट इज बट नेचुरल, बट ऑब्वियस कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहेंगी आपकी, वो क्या रहेंगी, सारी कॉस्ट वेरिएबल रहेंगी लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो। शॉर्ट रन में बाइफर्केशन होता है फिक्स्ड और वेरिएबल में, बट लॉन्ग रन में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं होता है। बेसिकली क्यों नहीं होता है, तो उसका सिंपल सा कारण है, आप लॉन्ग रन में कोई भी वेरिएबल्स को, कोई भी फैक्टर को क्या कर सकते हो, इजीली चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो जब आप हर चीज को बढ़ा या कम कर सकते हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, सो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो वेरी कर सकते हैं, मतलब वो क्या है, वेरिएबल है। और वेरिएबल के ऊपर लगने वाली कॉस्ट को भी हम यहाँ पे लॉन्ग रन में क्या ही बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ही बोलते हैं। तो देयर ये सिर्फ बाइफर्केशन शॉर्ट रन में होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच में, ठीक है। अब बेसिकली लॉन्ग रन का हमारा इंटेंशन क्या होता है, देखो लॉन्ग रन में हर बंदा चाहता है कि इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं नुकसान होना, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में नुकसान हो रहा है तो तुम अपना काम धंधा ही बंद कर दो ना। शॉर्ट रन में नुकसान हो रहा है तो चलो तुम्हारे पास समय नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर लॉन्ग रन में तुम्हारी बात हो रही है, ये गेट बंद कर देना प्लीज। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग रन में अगर तुम समझ रहे हो, तो लॉन्ग रन में तुमको अगर नुकसान हो रहा है तो तुम्हारा काम है बेस्ट, काम बंद कर दो, काम ही मत करो, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस फायदेमंद ही नहीं है। हाँ, शॉर्ट रन में हो रहा है तो हम ये वेट कर सकते हैं कि भाई आगे चल के प्रॉफिट होगा, आगे चल के प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो बेसिकली लॉन्ग रन में दूसरा हमारा इंटेंशन ये हमेशा रहता है कि हम लीस्ट कॉस्ट पे काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा को डिस्कशन ही हमारा है छोटा सा, कि लॉन्ग रन का मतलब ये हो गया कि आपको लीस्ट कॉस्ट, LAC, दैट इज एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, दैट इज नथिंग बट लीस्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट फाइंड आउट करना, वो कॉस्ट, वो ऑप्टिमम साइज का ढूंढ के निकालना, जो साइज पे हमारे को सबसे कम क्या लगे, कॉस्ट लगे। सो बेसिकली हम लोग को अल्टीमेटली लॉन्ग रन वाले केस में, लॉन्ग रन वाले पार्ट में जो पढ़ना है वो बहुत सिंपल सी बात पढ़नी है। हमको लॉन्ग रन में ऐसे पॉइंट पे, ऐसे पीरियड पे काम करना है, ऐसे पॉइंट पे काम करना है, ठीक है, ऐसे आउटपुट लेवल पे काम करना है जहां पे हमारी कॉस्ट सबसे कम है, मतलब लीस्ट कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन द लॉन्ग रन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीस्ट फॉर एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एज ऑल इंडिविजुअल फैक्टर्स आर वेरिएबल।
अगर लॉन्ग रन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब क्या, वो बोल रहे हैं आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या रहेंगी, लीस्ट रहेंगी, और एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट पे काम कर रहे हो, ऊपर नीचे 50,000 बना रहे हो, 40,000 बना रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, आपकी हर केस में आपकी जो कॉस्ट रहेंगी वो क्या रहेंगी, लीस्ट रहेंगी। सो इन लॉन्ग रन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लीस्ट फॉर एनी given level of output as all individual factors are variable, so firm can move easily from one plant to another, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फर्म इजीली क्या हो सकती है, जा सकती है, चाहे वो बिगर की तरफ जाए या स्मॉलर की तरफ जाना चाहे। अगर फर्म को लगता है कि मेरे को आउटपुट बढ़ाने से मेरी कॉस्ट कम हो जाएंगी तो फर्म आउटपुट बढ़ा लेंगी, फर्म को लगता है कि मेरी कॉस्ट आउटपुट कम करने से क्या होंगी तो वो अपने आउटपुट कम कर लेंगी, तो फर्म इज फ्री टू मूव। बट इन शॉर्ट रन ऐसा नहीं पॉसिबल है, शॉर्ट रन में फर्म फ्री नहीं है मूव करने के लिए, वो अपनी अप टू दी कैपेसिटी जो है उसकी, ठीक है, वो कैपेसिटी तक ही मूव कर सकती है, उसके ऊपर मूव नहीं कर सकती। सो इन शॉर्ट रन इट इज नॉट पॉसिबल, बट इन लॉन्ग रन ये बिल्कुल क्या है, पॉसिबल है कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो इसीलिए उसने बोला है कि भाई अगर लॉन्ग रन की तुम बात कर रहे हो तो तुम कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट पे काम कर लो, तुम्हारी कॉस्ट क्या रहने वाली है, लिस्ट रहने वाली है, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहने वाली है, लिस्ट रहने वाली है। बट दिस शिफ्ट विल बी टू एंश्योर द लिस्ट कॉस्ट फॉर दैट लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन, हेंस एवरेज कॉस्ट कैन नॉट बी हायर इन द लॉन्ग रन दैट इन शॉर्ट रन। यस, एवरेज कॉस्ट कभी भी, एवरेज कॉस्ट कैन नॉट बी हायर, मतलब एवरेज कॉस्ट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती एज कंपेयर टू लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं देन इन शॉर्ट रन, मतलब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो लॉन्ग रन में कम ही रहेंगी हमेशा एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। अगर आप इसको शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज लेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है आज का। दस LAC इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी अगर आप बात कर रहे हो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तो वो एक लीस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, चाहे आप कोई भी आउटपुट का प्रोडक्शन करें, मतलब कोई भी लेवल पे प्रोडक्शन करें। देखो बहुत सिंपल है कि जब मैं LAC की बात कर रहा हूँ ना तो LAC का मतलब क्या हो गया कि आप क्या है, लीस्ट कॉस्ट पे काम कर रहे हो, मतलब आप लॉन्ग रन में काम कर रहे हो तो आप कोई भी पॉइंट पे जाके काम करो, चाहे आप बढ़ा के काम करो, चाहे प्रोडक्शन कम करके, आप फ्री हो ना, आप एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। अभी आपको लगता है कि नहीं मेरे को 50,000 यूनिट्स नहीं बनानी चाहिए, मेरे को 60,000 यूनिट बनानी चाहिए, तो आप 60,000 बना लो। आपको लगता है नहीं 60 नहीं बनानी चाहिए, मेरे को 40 ही बनानी चाहिए, तो 40 बना लो, 20 बना लो, 30 बना लो, 10 बना लो, तो इट इज अप टू यू ना, आप कितना भी यूनिट्स क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो लॉन्ग रन में एज कंपेयर टू शॉर्ट रन हमेशा कम ही लगेंगी, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब है, इट इज अ लीस्ट, मतलब सबसे कम कॉस्ट आपको बता रहा है वो। तो पेपर में अगर आपको ये पूछ लेता है कि LAC इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन और SAC, तो बहुत ऑब्वियस बात है LAC इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोलता है कि जो आपका LAC है इट इज कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व, ठीक है, एंड यूर SAC दैट इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड एज यूर प्लान्ड कर्व। वापस से बोल रहा हूँ, LAC जो है वो आपका एक प्लानिंग कर्व है। बेसिकली LAC में हम लोग क्या करते हैं, अभी हमको बताऊंगा, मैंने इसमें थोड़ा आगे चलेंगे और क्लैरिटी बढ़ती जाएंगी। LAC में बेसिकली हम क्या करते हैं, लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, हम वो प्लांट का साइज ढूंढ के निकालते हैं, ठीक है, कि जो प्लांट के साइज में हमारे को सबसे कम क्या लगे, कॉस्ट लगे। अब सर आपने तो बोले कि सभी इसमें कम लगेंगी, हाँ, बट हमको चेक तो करना पड़ेगा ना, इंश्योर तो करना पड़ेगा ना कि विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, कौन से वाले प्लांट साइज पे हम जाके काम करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए LAC कर्व को प्लानिंग कर्व भी बनाया जाता है, बोला जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे LAC की मदद से क्या करते हो, प्लान करते हो कि कितने आउटपुट पे आपको क्या करना है, लॉन्ग रन में काम करना है। तो LAC इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व सिंस द फर्म प्लान्स टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट इन द लॉन्ग रन बाय चूजिंग अ प्लांट ऑन द LAC कर्व। LAC कर्व के ऊपर वो प्लान को चूज करेंगी कि कौन से इस पे काम करना है, कितने लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करना है, करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट वो काम करेंगी। Thus, LAC helps the firm in the choice of size of the plant for producing a specific output at least cost possible cost। बस वही बोल रहा है कि LAC जो है वो एक फर्म को चॉइस करके देंगे कि कौन से पॉइंट पे उसको क्या करना है, काम करना है। इसीलिए SAC को हम बोलते हैं प्लान कर्व और LAC को हम बोलते हैं प्लानिंग कर्व। प्लान कर्व मतलब एक लेवल, एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको कितनी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लग रही थी, दूसरे गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मतलब मैं 20,000 बना रहा हूँ तो कितनी लग रही है, 30,000 बना रहा हूँ तो कितनी लग रही है, 40 बना रहा हूँ तो कितनी लग रही है, 50 बना रहा हूँ तो कितनी लग रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या उसी को प्लान कर्व भी बोले जाते हैं कि अलग अलग जो लेवल ऑफ आउटपुट्स है, ठीक है, उसके उसमें से हमको लॉन्ग रन में एक कोई भी क्या करना है, चूज करना है। तो इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल, हम वही वाला चूज करेंगे जहाँ पे हमारे को कॉस्ट क्या लग रही है, लीस्ट लग रही है, सबसे कम लग रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते, धीरे धीरे क्लैरिटी आएंगी इसमें। डेरिवेशन ऑफ LAC फ्रॉम दी SAC, किस तरीके से आप LAC कर्व को फाइंड आउट कर सकते हो, किसकी मदद से, SAC की मदद से। मतलब आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ
SSC, that is short run average cost. So LAC is derived from an envelope or tangent of all LAC's curve. Further, the LAC curve is U-shaped curve due to the operation of law of returns to scale. वो हम देखेंगे इसके आखिरी वाले पार्ट में, ये भी इसके आज ही देखेंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि LAC जो है वो U-shaped curved है, और वो उसका रीजन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, वो क्यों है वो भी बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। LAC कर्व इज डिराइव्ड काय की मदद से? एज एन एनवेलप और टेंजेंट ऑफ ऑल SSC कर्व। थोड़ा सा बेटर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आएगा। दिस इज हमारा SSC। अब थोड़ा ध्यान से समझना, दिस इज हमारा SSC, SSC1, SSC2, SSC3। बेसिकली दिस इज नथिंग बट प्लांट के साइजेस। इफ वी वर्क ऑन दिस प्लांट, ये प्लांट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे को कॉस्ट कितनी है, ये प्लांट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या है, ये प्लांट साइज पे अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस अलग अलग 3 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या कर लिए, कर्व बना के निकाल लिए, ठीक है। और बेसिकली हमारे को यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो LAC कर्व है, ठीक है, मिनिमम ये नहीं छोड़ना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को SSC1 का मिनिमम पॉइंट ढूंढ के निकालना है, नहीं, ये मिनिमम पॉइंट ढूंढ के नहीं निकाल रहे हम यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो SSCs है इसमें ये चेक करेंगे कि हमारा जो LAC है ये कहाँ पे जाके टेंजेंट हो रहा है। जैसे यहाँ टेंजेंट हो रहा है एक, यहाँ टेंजेंट हो रहा है एक। अब डायग्राम में आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरा टेंजेंट नहीं हुआ, नीचे LS में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे को क्या करना है, जो ऐसे पॉइंट्स ढूंढ के निकालना है जो पॉइंट्स SSC के ऊपर सॉरी लॉन्ग रन कर्व्स को फाइंड आउट कर पा रहे। मतलब क्या, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इजी है, बट समझ जाएगा तो इजी लगेगा। ये देखो, ये मेरा एक ग्राफ बन गया। दिस इज माय SSC1, दिस इज माय SSC2, दिस इज माय SSC3। ये मेरे 3 SSCs है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि ये इसका ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट ढूंढ के निकालो हर कर्व का, वो हमारी लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व है। आंसर इज नो। हाँ, ऐसा नहीं करना है हमारे को वो पॉइंट ढूंढना है जो पॉइंट LAC के ऊपर SSC को क्या करा रहे, टच करा रहे, टेंजेंट हो रहे हैं। मतलब जब हम LAC कर्व यहां से बनाएंगे तो जो भी पॉइंट ये SSC को टच करेंगे वो पॉइंट्स हमको क्या करके निकालने हैं, ढूंढ के निकालने हैं। जस्ट लाइक अगर आप ये पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एक पॉइंट मेरे को मिला, यहाँ पे टच कर रहा है, ये एक पॉइंट मेरे को मिला जहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे एक मिला, 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 ठीक है। तो यहाँ पे एक SSC, 2 SSC, 3, 4, 5, 6। अब कौन सा SSC हमारे लिए बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे तो सभी बेस्ट है, सभी अच्छे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे सबसे कम क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है, ठीक है। अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे लग रही है, SSC3 में लग रही है, क्योंकि विच इज टेंजेंट टू दी, टेंजेंट तो खैर हर ही है। मतलब आप LAC की बात करोगे तो SSC1 पे भी टेंजेंट हो रहा है, वहां पे हमने एक पॉइंट ढूंढ के निकाले। फिर SSC2 की बात करें, वहां पे भी हमने ढूंढ के निकाले। SSC3 पे हमने बात करें, वो भी हमने निकाले। SSC4 की बात करें, वो भी हमने निकाले। बट बेस्ट क्या है, व्हाट इज बेस्ट, जो अभी जब सबसे कम है, अगर आप बात करोगे, इनको नाम दे दोगे, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट, G पॉइंट, तो इनमें से कौन सा अलग बेस्ट पॉइंट है? तो सर D पॉइंट इज बेस्ट, क्योंकि सबसे कम कॉस्ट कहां पे लग रही है आपको, D पॉइंट पे लग रही है। सो इट्स बेटर कि आप लॉन्ग रन में कहां पे बैठ के काम करें, ये लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या करें, बैठ के काम करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट लग रही है, ये देखो एवरेज कॉस्ट, ये सबसे कम लग रही है और यहाँ पे ये लेवल ऑफ आउटपुट अगर आप बनाते हो तो सबसे कम कॉस्ट में आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो कोई भी बना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कौन सा बनाना चाहिए, प्लानिंग कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं। सो भाई D पॉइंट जो है उसके सामने जो आपका आउटपुट लेवल है, दिस इज आउटपुट लेवल, दिस इज एवरेज कॉस्ट, तो यहाँ पे सबसे कम एवरेज कॉस्ट लग रही है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे क्या करो, इसको बनाओ। थोड़ा सा और वापस यहीं पे ऊपर आ जाता हूँ, ये देखो, in the long run for any output level the firm will examine and decide which size of plant should operate so as to minimize his cost। वापस से लॉन्ग रन में फर्म क्या करेंगे, इन लॉन्ग रन फॉर एनी आउटपुट लेवल, अलग अलग आउटपुट लेवल्स के लिए फर्म विल एग्जामिन, चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले प्लांट साइज पे हमको ऑपरेट करना चाहिए। सो इफ मैं बात कर रहा हूँ SSC1 की, तो दिस इज 1 प्लांट साइज फॉर एग्जाम्पल। मैं बात कर रहा हूँ SSC2 की, तो दिस इज अनदर प्लांट साइज। SSC3 की मैं बात कर रहा हूं तो दिस इज अनदर प्लांट साइज, ठीक है। तो फर्म को ये चेक करना है कि इनमें से उसको कौन से वाले प्लांट के इसमें काम करना है। दिस द फर्म विल डिसाइड ऑन विच SSC कर्व इट शुड ऑपरेट टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। कौन से वाले SSC के ऊपर वो काम करेंगी इन गिवन लेवल आउटपुट, ताकि उसकी जो एवरेज कॉस्ट है
उसका इंटेंशन एक सिंपल सा है कि एवरेज कॉस्ट उसकी जो है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, मिनिमम हो जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम गिवन द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, ये इसकी मदद से आप बता सकते हो। द लॉन्ग रन द फर्म हैज टू चॉइस इन द प्लांट इट विल यूज द प्लांट विच हैज मिनिमम एसएससी फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल आउटपुट। इनमें से वो वाला वो चुनेंगी जहां पे मिनिमम एसएससी है, ठीक है, ये अलग अलग आउटपुट लेवल पे आपको दिए गए। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ये वाले केस में, तो ये आउटपुट 1 सपोज क्वांटिटी के फॉर्म में लेना है तो 10,000 क्वांटिटी एग्जांपल के लिए, इसको लेना है तो 20,000 क्वांटिटी, इसको लेना है तो 30,000 क्वांटिटी, इसको लेना है तो 40,000 क्वांटिटी, ठीक है, अलग अलग। अब अगर आप इसकी बात करते हो तो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कब यहाँ पे एक बन रहा है इसका, सर यहाँ क्यों बना रहे हो आप, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे टेंजेंट होके जा रहा होगा वो, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो तो इसके सामने ये कॉस्ट है, तो सपोज ये कॉस्ट ले लेता हूं मैं 20 रुपए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो 20 रुपए में आप 20 रुपए की एवरेज कॉस्ट के साथ आप 10,000 यूनिट बनाते हो, मतलब अगर आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 20 रुपीज क्या होंगी, लगेंगी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसकी, सी पॉइंट की, ये पॉइंट की, सो अगर आप सी पॉइंट पे बात करते हो और सी पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हो, 20,000 क्वांटिटी बनाते हो, तो 20,000 क्वांटिटी बनाने के लिए सी पॉइंट पे आपको जो कॉस्ट लगेंगी वो 20 रुपए से ज्यादा लगेंगी। सो बेटर, ये तो कोई काम का ही नहीं, मतलब बी पॉइंट ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू सी। सी में तो हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही, सर आपको कैसे मालूम, ये देखो ऊपर कॉस्ट यहाँ पे तो मतलब इससे तो ज्यादा ही होंगी ना, सपोज 30 रुपए लग रही होंगी, तो ऊपर वाले से नीचे वाले से तो ज्यादा ही कॉस्ट लग रही ना ऊपर, तो ये पॉइंट पे काम करने का कोई मतलब आता है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं आता है। सी से अच्छा तो क्या है, बी है, देखो ऐसे लिखा है क्या, सिंस बी लाइंग ऑन एसएससी 1 इज लोअर देन ए लाइंग ऑन दी, अब यहाँ पे ये ए पॉइंट पे भी कोई काम का नहीं है एसएससी, अब ये ए पॉइंट पे अगर आप काम कर रहे हो एसएससी 1 के, तो भाई 40-50 रुपए कॉस्ट लग रही है, तो कोई सेंस बनता ही नहीं है यहाँ पे काम करने का, ठीक है। तो सर बेस्ट पॉइंट क्या है, सर अगर आप डी देखोगे तो डी पे सपोज आपको यहाँ पे 10 रुपए कॉस्ट लग रही होंगी, और आप 10 रुपए कॉस्ट पे कितने क्वांटिटी बना पा रहे हो, 20,000 क्वांटिटी बना पा रहे हो, सो बेटर है कि आप यहाँ पे काम करो। सर अगर हम यहाँ पे नहीं, सर यहाँ पे करते, सर तुम खुद देख लो कि कॉस्ट ज्यादा लग रही है कि कम लग रही है, सर कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कैसे मालूम पड़ रहा है, ये देखो ना यहाँ पे वाई एक्सिस इज योर कॉस्ट, ज्यादा ही लग रही है ना, तो बेटर है, ये भी काम अच्छा नहीं है, सर ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, सर ये सबसे अच्छा कौन सा है, तो सर सबसे अच्छा है ये वाला, क्यों सर, सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है। सो कौन से साइज पे ऑपरेट करना चाहिए हमने, जहाँ पे डी पॉइंट आ रहा है, डी पॉइंट कौन से इस पे आ रहा है, डी पॉइंट आ रहा है एसएससी 2, तो एसएससी 2 पे अगर आप डी पॉइंट पे बैठ के काम करते हो, मतलब आप 20,000 यूनिट बनाते हो, तो 10 रुपये आपकी एवरेज कॉस्ट लगेंगी, जो सबसे क्या है, कम है। उसके ऊपर अगर आप काम करते हो, सपोज यहाँ पे भी आप काम करते हो, तो आपको शायद 40 रुपये लग रही होंगी, मतलब 40 या 20, ये तो एग्जाम्पल्स लेने के लिए मैंने बोल दिया 40, 20, 10, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या होगा कि भाई इससे ज़्यादा काम करोगे ये इस तरीके से लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा आउटपुट बनाओगे तो ही ज्यादा कॉस्ट लगेंगे, ये देखो 40,000 आउटपुट बना रहे लेकिन 10 रुपए से ज्यादा कॉस्ट लग रही है, ये देखो, ये देखो ई पॉइंट पे इससे ज्यादा लग रही है। सो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि तुम ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, तुमको वो प्लांट साइज ढूंढ के निकालना है हर प्लांट के अलग अलग ऐसे चीज में से कि भाई ये अगर ये केस में काम करता हो तो क्या होगा, ये केस में करता हो तो क्या होगा, ये में करता हो, क्योंकि लॉन्ग रन में आपके पास टाइम बहुत है ना, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो कि मेरे को कौन से प्लांट साइज पे काम करना है। शॉर्ट रन में भाई जो है वही उसी में काम चला रहे थे हम, वहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहां पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैक्सिमम कितने आउटपुट बना सकते हैं। तो ऑलवेज ऐसा नहीं रहता है कि ज्यादा ही बनाओ तो अच्छा रहता है, कई बार ज्यादा बनाओ तो नुकसान भी होता है। जैसे आपको यहाँ पे जी पॉइंट या ई पॉइंट में दिख रहा होगा, भले हम 40,000 क्वांटिटी बना रहे हैं लेकिन हमारी कॉस्ट एज कंपेयर टू 20,000 से ज्यादा ही लग रही है। तो जब एवरेज कॉस्ट ही आपकी ज्यादा लग रही है तो वो पॉइंट पे काम करने का मतलब ही क्या आता है, तो वो पॉइंट पे काम करो ना जो पॉइंट पे आपकी एवरेज कॉस्ट क्या लग रही है, कम लगेंगी। ये देखो इसने इसको नाम दे दिया है O1, O2, O3, तो SSC since B lying in the SSC 1 is lower than A lying on the SSC 2, तो A से अच्छा आपका तो बोल रहा B है भाई, A पे तो आपको बहुत 40 रुपए कॉस्ट लग रही है, B पे आपको 10 ही रुपए लग रही है, इसलिए मैंने अमाउंट लिख दिया ताकि आपको क्लैरिटी रहे। सिंस D lying on the SSC 2 is lower than the C lying on SSC, हाँ D जो है वो C से तो छोटा ही है, ये देखो C यहाँ पे है और D यहाँ पे है, तो बेटर है D पे काम करो। सिंस F lying on SSC 3 is lower than the E, हाँ F अच्छा है एज कंपेयर टू E देखा जाए तो। सिंस एवरी पॉइंट ऑन SSC 3 is now lower than the SSC 2, हाँ अब SSC 2 से बेटर ही है। तो बोलने का मेरा तात्पर्य क्या है, बोलने का हमारा मतलब एक सिंपल सा है कि हमको वो पॉइंट ढूंढ के निकालना है जो पॉइंट पे हमारे
आउटपुट प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट क्या लगेंगी, कम लगेंगी। क्लियर क्लियर। चलिए, द फर्म शुड सिलेक्ट एसएससी नॉट द लोएस्ट पॉइंट ऑन एसएससी। यस, हम एसएससी सिलेक्ट करते हैं कि हमको कौन से वाले एसएससी पे काम करना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको डी पे काम करना है या हमको एफ पे काम करना है या हमको जी पे या हमको क्या बोलते हैं ई पे काम करना है। हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम एसएससी 1 में काम करेंगे या एसएससी 2 में या एसएससी 3 में। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप कभी भी जब लॉन्ग रन की बात कर रहे हो तो आप वहां पे प्लांट साइज ढूंढ के निकाल रहे हो, सिर्फ पॉइंट ढूंढ के नहीं निकाल रहे हो। ऐसा नहीं बोल रहे हो कि मेरे को ये पॉइंट पे काम करना है, वो पॉइंट पे काम करना है। आपके लिए बेटर है भाई आप कौन से पॉइंट पे काम करना चाह रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज डाउट और आऊंगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ डायग्राम को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये एक चीज अब ध्यान से और सुनना। अब तुम यहाँ पे, अभी तुमने सिर्फ पॉइंट समझे, अब तुम यहाँ पे ये चीज और समझो कि हमको इनमें से कौन से एसएससी पे काम करना है, वेदर A1 पे, वेदर 2 पे, वेदर 3 पे। सर अभी तो आपने बोले 2 पे काम करना है, क्यों भाई? सर क्योंकि 2 पे ना डी है, जो डी सबसे लोएस्ट कॉस्ट दे रहा है। अरे भाई अभी तो मैंने आपको बताया ना कि हमको लोएस्ट पॉइंट ढूंढ के निकालना ही नहीं है हमको लोएस्ट एसएससी ढूंढ के निकालना है, हमको लोएस्ट पॉइंट ढूंढ के निकालना ही नहीं है, हमको लोएस्ट एसएससी ढूंढ के निकालना है। ऐसा एसएससी जहां पे हमारी कॉस्ट सबसे कम हो। अच्छा, तो सर अगर मैं बात करूं एसएससी 1 की, तो सर एसएससी 1 पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है सर। ये हमारा एसएससी 1 है सर आप ध्यान से देखो यहाँ पे सर 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। तो अगर हम ये पॉइंट पे काम करते हैं बी पॉइंट पे और 10 ये O1 बनाते हैं, और हम सी पॉइंट पे काम करते हैं और O2 बनाते हैं, ठीक है, और हम ए पॉइंट पे काम करते हैं और O1 बनाते हैं, तो ए पॉइंट कौन सा है पहले तो वो बता दो। ए पॉइंट टाइप पे लाई कर रहा है, ए पॉइंट है एसएससी 2 पे, बी पॉइंट है एसएससी 1 पे। थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इतना पेपर में डिटेल में पूछते नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ, बट इतना पूछते नहीं, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये है एसएससी 1 पे, ये है आपका एसएससी 1 पे, ये है आपका एसएससी 2 पे। ठीक है, ये अलग अलग एसएससी के यहाँ पे पॉइंट आपको लिख के दिए हुए। उसके बाद ए हो गया, बी सी डी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब ध्यान से देखो, मेरा सबसे जो एसएससी ए पॉइंट है वो एसएससी 2 पे है। तो अगर आप 10,000 क्वांटिटी बनाते हो, मतलब O1 बनाते हो, तो O1 आपका बनाना कहाँ पे बेटर है? सर O1 आपका ए पे बनाना बेटर है कि सर O1 आपका बी पे बनाना बेटर है? सर O1 आपका ए और बी नहीं, सर O1 आपका एसएससी 1 में बनाना बेटर है। सो अगर आप 10,000 क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो आप कहाँ पे बैठ के बनाओ? आप 10,000 क्वांटिटी बनाना चाहते हो तो आप कहाँ पे बैठ के बनाओ? आप बी पॉइंट मतलब एसएससी 1 पे बनाओ रेदर देन ए पॉइंट से। ए पॉइंट से अच्छा आपका बी पॉइंट है, एसएससी 1 वाला ज्यादा अच्छा है। अगर आप एसएससी 1 पे बनाते हो क्या 10,000 क्वांटिटी यानी O1 क्वांटिटी, तो इट इज बेस्ट, क्योंकि अगर आप सेम क्वांटिटी देखोगे तो आप अगर एसएससी 2 पे बनाने जाओगे तो आपको कॉस्ट वहां पे क्या लगेंगी? ज्यादा। मतलब अगर आप एसएससी 2 पे वही सेम क्वांटिटी बना रहे हो, जो सेम क्वांटिटी आप एसएससी 1 पे बना रहे हो, तो आपको शायद वहां पे कॉस्ट ज्यादा लगेगी, क्योंकि वहां पे ए पॉइंट देखे आपने। ठीक है, यहां पे अगर आप देख रहे हो एसएससी 2 की बात कर रहा हूं मैं, तो एसएससी 2 है मेरा जो, तो दिस इज माई एसएससी 2, दिस इज माई एसएससी 1। सो इफ अगर आप O2 क्वांटिटी मतलब 20,000 क्वांटिटी बनाना चाहते हो, सो आपके लिए बेटर है कि यू शुड प्रोड्यूस ऑन एसएससी 2 नॉट एसएससी 1, क्योंकि अगर आप एसएससी 1 में बनाओगे तो आपकी कॉस्ट क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। ये देखो सी पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हूं मैं O3 क्वांटिटीज की, तो बेटर क्या है? O3 क्वांटिटीज कहां पे बनाना बेटर है आपके लिए? तो ई पॉइंट पे बनाते हो तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेंगी। ई पॉइंट मतलब क्या हो गया? एसएससी 2। ठीक है, एफ पॉइंट पे बनाते हो जो कि है एसएससी 3, सो बेटर है कि आप एसएससी 3 पे बनाओ। और सी पॉइंट अगर देखते हो तो यहां पे बनाते हो तो ये भी एसएससी 3। तो एक चीज आपने नोटिस करी क्या? एसएससी 1 में भी एक पॉइंट है जहां पे हमारे को कॉस्ट ज्यादा लगेंगी, ए पॉइंट। एसएससी 2 में भी एक पॉइंट है हमारे पास, नहीं सॉरी, एसएससी 1 में एक पॉइंट है हमारे पास जहां पे कॉस्ट ज्यादा लगेंगी, दैट इज सी पॉइंट। और एसएससी 2 में भी एक हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे कॉस्ट ज्यादा लगेंगी, दैट इज ए पॉइंट। बस जो लास्ट एसएससी है दैट इज 3 वाला, वहां अगर आप देख रहे होंगे तो यही अकेला एसएससी है जहां पे चाहे आप एफ पॉइंट पे बनाओ या जी पॉइंट पे बनाओ, आपको कॉस्ट कम लग रही है। वापस मेरे को पता है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही होंगी, आई नो दैट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाता है वो। अभी मैंने पढ़ाया, आप घर जाके एक बार रीड करोगे तो आपको क्लैरिटी बढ़ जाएगी, वो उतना हार्ड है ही नहीं।
लेकिन यस पहली बार हम पढ़ते तो हमको सिर्फ एकदम क्यों कर्व, सिर्फ कर्व के नाम ले रहा हूँ ना मैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये तक वापस इसको एक बार मिटा देते हैं हम, दोबारा से एक बार इसको एक दो बार समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको क्लैरिटी आएंगे नहीं। एक बार आखिरी बार बस। अब ये एक कर्व देखो, आप सिर्फ कर्व देखो, ये कर्व आपका हो गया SSC1। SSC1 पे जो 2 पॉइंट्स है वो कौन से है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये भी SSC1 है, ये भी SSC1 है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे है। अगर हम दूसरे SSC से कंपेयर करें तो अगर मैं ये C पॉइंट को SSC1 से 2 से कंपेयर करूं तो ये C पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप SSC2 की बात करो, SSC2 पे भी आपका 3 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स ऊपर है, एक ही पॉइंट सिर्फ नीचे, ठीक है ना। अगर आप SSC3 की बात करोगे ना तो वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो SSC3 के केस में आपके दोनों पॉइंट्स क्या है, नीचे है। आपके दोनों पॉइंट्स SSC3 के केस में क्या है, नीचे है। सो बेटर है कि हम कौन सा पॉइंट पे काम करें, SSC3 पे काम करें, क्योंकि वहां पे आपको दोनों केसेस में आपकी कॉस्ट क्या लग रही है, कम लग रही है। ये देखो यहाँ पे दिया भी है, सिंस एवरी पॉइंट ऑन SSC नाउ लोअर देन दी SSC2। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिए। तो फर्म को SSC सिलेक्ट करने हैं, ना कि क्या सिलेक्ट करने हैं, पॉइंट्स। द पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन दैट इज B, D, F, G need not be the minimum points on the respective, however it should be the SSC on the lowest cost is obtained for that level of output. So the firm will choose appropriate lowest cost SSC for an output level, not the lowest point. हमको lowest point नहीं ढूंढना है, हमको lowest SSC ढूंढना है, ठीक है। The smooth curve connecting B, D, G and constitute LSC curve for this firm। हाँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो B कर्व है, ये जो D कर्व है और ये जो G कर्व है, क्योंकि यही टेंजेंट हो रहे, LSC कर्व बनेगा कहां से, LSC कर्व बनेगा जो पॉइंट टेंजेंट है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक पॉइंट टेंजेंट है, एक पॉइंट ये टेंजेंट है, एक पॉइंट ये टेंजेंट है, बाकी ये पॉइंट कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स हमारे लिए क्या बन के निकल रहे हैं, LAC बना के दे रहे हैं। अगर आप नीचे वाले कर्व में भी देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये देखो, कौन सा पॉइंट है, ये एक पॉइंट पे टच हो रहा है, ये भी एक पॉइंट ऐसे देखा जाए तो, लेकिन यहां टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये एक पॉइंट, 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 ये एक पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स बन के हमारे क्या बना रहे हैं, LAC का बना रहे हैं। अब इन द फर्म, if the firm has choose between infinite number of plant, the LAC curve will be smooth curve involving all the SSC curve। yes, smooth curve जहां से वो पॉइंट पे आपको चूज करना पड़ेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। in the diagram LAC curve is drawn as smooth so as to be tangent on each curve। if firm desire to produce any particular level, it will build a corresponding plant and operate plant size। वही बातें वही घुमा फिरा के बोली हुई है। हाँ, बस एक लास्ट पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा रिलेवेंट है, ध्यान से सुन लो। LAC curve will be tangent to, मैंने आपको स्टार्टिंग के इसमें बताया ना एक पॉइंट यहाँ पे कि LAC कर्व इज यू शेप। व्हाई इट इज यू शेप, ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल। व्हाई ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल, व्हेन LAC कर्व इज डिक्लाइनिंग, मतलब जब LAC कर्व डिक्लाइन हो रहा है इस तरीके से, द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द SSC कर्व, LAC विल बी टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व पोर्शन ऑफ द SSC कर्व। हाँ, LAC कहां पे टेंजेंट होगा, जो नीचे की तरफ पॉइंट्स आ रहे हैं सारे वो वाले। रिटर्न्स टू स्केल विल फर्स्ट इंक्रीज ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी। स्टार्टिंग में आपका फायदा होता है, फायदा होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में आपकी जो इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज है उसकी वजह से आपकी फर्म को क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होंगी, कम। आप बोलोगे तो फायदा मिलेगा तो कम क्यों हो रही, क्योंकि कॉस्ट है। कॉस्ट तो फायदा जब मिलता है तब कमी होती है ना, बढ़ती थोड़ी ना है कॉस्ट तो उल्टा जब फायदा मिलता है तब कमी होती है। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हमारे को इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज का फायदा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाके देखोगे तो आपकी जो LAC है वो क्या होना चालू हो गया, राइज होना चालू हो गया। क्यों, क्योंकि उसके बाद आपको इंटरनल एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज का की वजह से आपकी कॉस्ट क्या होती गई, बढ़ती गई। तो वापस से LAC कम जब होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज, है ना, फायदे जो आपके हो रहे हैं आपको, चाहे इंटरनल चीजों के से हो रहे हैं चाहे एक्सटर्नल चीजों की वजह से हो रहे हैं। आपका जो LAC है वो राइज क्यों होता है, वो राइज इसलिए होता है क्योंकि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज डिसइकोनॉमीज की वजह से क्या हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं। तो इसलिए आपको कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेंगी। देखो, मेरे को पता है आज के लेक्चर में तुम लोगों का ऐसा मन में होगा कि सर हमारे को 60-50% समझाए, एग्रीड है, बट इतने समझना है। आपको क्या याद रखना है 2 पेज में से, आपको यहां तक तो भाई पूरा याद रखना है, शॉर्ट रन का दो, बट यहां पे आपको क्या याद रखना है,
आपको ये जो लाइंस मैंने मार्क करी है कि कौन से इसमें बेटर है कौन से में, और ये आखिरी वाला पॉइंट बस, वाई इट इज यू शेप ड्यू टू रिटर्न्स टू स्केल एट स्टार्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमिक्स, वो डाउन होता है और बढ़ता क्यों है, क्योंकि भाई एक्सटर्नल और इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स नुकसान हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। और प्लानिंग कर्व किसको बोलते हैं, प्लान कर्व किसको बोलते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, इसमें इतना डिटेल में हमारे को है भी नहीं, और सिर्फ इतना याद रखना है कि एलएसी का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर्व। ठीक है, जहां पे हमारे को सबसे कम कॉस्ट लगेंगी लॉन्ग रन में, वही वाले हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलएसी कर्व बोलते हैं। क्लियर? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अभी हमारा रेवेन्यू वाला होगा, मतलब हमारा को 2 लेक्चर में हमारा ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा बचेगा लास्ट, ठीक है, वो 5th यूनिट छोड़ते हुए लास्ट यूनिट बचेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा एक बात और, रेवेन्यू पढ़ाते पढ़ाते आप लोग ना एक बार इंडिफरेंस कर्व पढ़ लेना, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन आपको दिया हुआ है ना आइसोक्वेंट्स, वो इंडिफरेंस जैसा ही है। ठीक है, तो इंडिफरेंस पढ़ लेना, तो थोड़ी रिवीजन आप लोगों की हो जाएंगी उसके साथ साथ जब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में तो मैं रेवेन्यू चालू करूंगा, उसके बाद मैं फिर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन चालू करूंगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप क्या कर लेंगे, तब तक इंडिफरेंस कर्व पढ़ के रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय।